दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि आखिर क्यों यह सोचने को भी मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या राहुल गांधी ही बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि उससे पहले अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ ही घंटों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने वाले। ये पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को लेकर ही महत्वपूर्ण नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर हैं और उसका कारण है एक और रूस और यूक्रेन का युद्ध और दूसरी ओर भारत और रूस के बीच में संभावित एक डील जिसके तहत रूस अपने सर्वोत्तम फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को भारत को दे सकता है। दुनिया की निगाहें कितनी इस पर हैं इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके आने की पूर्व संध्या पर 3 पश्चिमी देशों के महत्वपूर्ण राजनयिकों ने पुतिन की दिल्ली यात्रा की निंदा करी और ये कहा कि यह उचित समय नहीं था जब दिल्ली ने पुतिन को आमंत्रित किया है। दरअसल अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशानी है पुतिन की इस भारत यात्रा से। यह अमेरिका को भी बहुत बड़ा संदेश है। सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका लगातार भारत को दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह मोदी सरकार है जो अमेरिका के दबाव को स्वीकार करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत यात्रा पर पुतिन जाए। वो पुतिन की ओर से भी अपेक्षा करता था कि भारत ना जाए और वो मोदी सरकार से भी अपेक्षा करता था कि मोदी सरकार पुतिन को आमंत्रित ना करे। अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस से Su-57 ना खरीदे और उसके बदले अमेरिका से F-35 खरीदे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अमेरिका की भी सारी निगाहें इस यात्रा पर है। यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि S-400 की बची हुई खेप या एक और एक्स्ट्रा खेप S-500 और Su-57 को लेकर भारत और रूस के बीच में क्या बातचीत होती है। देखना यह भी होगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और रूस में क्या बातचीत होती है। आशा है कि यूक्रेन से जो शांति वार्ताएं चल रही हैं, राष्ट्रपति पुतिन उन यात्राओं के उन वार्ताओं के सार से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के रुख से भी वाकिफ होंगे। उधर ममता बनर्जी जो वक्फ कानून को लेकर बहुत फूंफा कर रही थी और धमकी दे रही थी कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा, उन्हें अपनी सरकार की बर्खास्तगी का डर सताने लगा और उनको यह मानना पड़ा कि अंततः संसद ही सर्वोच्च है और संसद द्वारा पास किए गए कानून को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। और इसी कड़ी के तहत
केंद्र सरकार द्वारा लागू वक्फ कानून को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया है। फिलहाल ममता बनर्जी के एक मंत्री ने यह धमकी दी है कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर उतरेंगे और वक्फ कानून का विरोध करेंगे। हालांकि यह मंत्री महोदय सड़क पर उतरकर कितना विरोध करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि विरोध करने के लिए ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दें। ऐसा लगता है उनका यह बयान मात्र मुसलमानों के ध्रुवीकरण का प्रयास है। हालांकि यदि सड़क पर उतर कर विरोध होगा तो उसकी पहली चुनौती ममता बनर्जी के सामने ही आएगी, और यदि ममता बनर्जी जानबूझकर उस चुनौती का मुकाबला नहीं करती हैं, दंगाइयों को, आतताइयों को या सड़कों पर आने वाले लोगों को सही तरीके से नहीं समझाती हैं, तो फिलहाल केंद्र सरकार का रुख बहुत सख्त है और उस परिस्थिति में ममता बनर्जी को कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब आ जाता हूं मैं आपको उस मुद्दे की ओर ले चलकर, आखिर क्यों ये कहना पड़ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों 2 साल से ज्यादा हो गए हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, जो पार्टी तमाम तरीके की पारदर्शिता की बात करती है, इन 2 साल से अधिक समय में अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जब तब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नए नए बहाने बनाए गए। सबसे पहले ये कहा गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और अभी एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाने से चुनाव की रणनीति पर असर पड़ेगा। समझा जा सकता था इस बात को। चुनाव हो गए, एनडीए को बहुमत मिल गया, नई सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद भी नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद तमाम तरीके के नए नए बहाने बनाए जाते रहे। फिर काफी समय गुजर गया तो हरियाणा के चुनाव को बहाना बना लिया गया। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बन गई। उसके बाद फिर लंबा समय गुजार दिया गया और उसके बाद बिहार के चुनाव का बहाना बना दिया गया। बिहार का चुनाव भी गुजर गया और बिहार के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाई है। तमाम तरह के नामों पर विचार विमर्श होता रहा है। पता नहीं ये कोरी अफवाह है या क्या है। कभी बात होती है महाराष्ट्र के विनोद तावड़े पर और ये कहकर चर्चा समाप्त कर दी जाती है कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से बाहर बहुत प्रभावशाली नहीं है। कभी चर्चा होने लगती है देवेंद्र फडणवीस पर और फिर यह चर्चा समाप्त हो जाती है ये बात कहते हुए कि देवेंद्र फडणवीस को यदि केंद्र में लाया जाएगा तो महाराष्ट्र में शून्य हो जाएगा, एक शून्य उभर जाएगा, जिससे भाजपा को महाराष्ट्र में नुकसान होगा। फिर बात आ जाती है मध्य प्रदेश में।
शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है और संपूर्ण उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत में उनको पहचाना जाता है। एक लंबे समय तक उन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार चलाई है और उस दौर में भी एक सफल सरकार चलाई है जिस दौर में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लेकिन अंततः ये कहकर चर्चा समाप्त कर दी जाती है कि शिवराज सिंह चौहान जी की उम्र ज़्यादा हो गई है और भाजपा एक युवा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहती है। फिर चर्चा बिहार की ओर मुड़ जाती है। बिहार से दो नाम सामने आते हैं, राधा मोहन सिंह। फिर उनके नाम को भी एक कहकर समाप्त कर दिया जाता है कि बिहार से ज्यादा वो प्रभावशाली नहीं है। गिरिराज सिंह का नाम आता है, उनके बारे में भी ये कह दिया जाता है कि वो देश भर के मतदाताओं को संबोधित करने की स्थिति में नहीं है। फिर कुछ संगठन के नामों को लिया जाता है। एक नाम संजय जोशी का भी उभरा था। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक भी हुई थी। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच गहरे मतभेद थे और गहरे ही नहीं, ये कटु मतभेद थे। और ये माना जाता था कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच जो लंच मीटिंग हुई है उसका मकसद मतभेदों को सुलझाना था। लेकिन बात समाप्त हो गई, नया अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। एक और नाम उभरा केंद्र से ही, भूपेंद्र यादव का। उनके पक्ष में पहले दो बातें कही गई कि वो यादव हैं, पिछड़े हैं, और दूसरी बात ये कही गई कि संगठन की राजनीति पर उनकी पकड़ है, संगठन को वो भली भांति जानते हैं। लेकिन फिलहाल अब उनका नाम भी पीछे छोड़ दिया गया, ये कहकर कि फिलहाल यादव समुदाय में जो मजबूत स्थिति अखिलेश यादव की है और जो मजबूत स्थिति चारा घोटाले के सजा याफ्ता अभियुक्त लालू यादव की है, उसको भेद पाने में भूपेंद्र यादव असफल रहेंगे। और इस चर्चा के साथ उनके नाम को पीछे छोड़ दिया जाता है। और भी एक नाम उभरा, सुनील बंसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रभारी रहे हैं। संगठन पर बहुत बड़ी पकड़ है, युवा भी हैं। उनका नाम हालांकि अभी भी चर्चा में है, लेकिन भाजपा उनको अभी तक भी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। पिछले दिनों एक नाम और बहुत तेजी से उभरा और वो नाम था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। मौर्य के पक्ष में दो बातें बहुत बड़ी हैं। यदि हम उम्र के लिहाज से भी देखें तो वो उम्र के लिहाज से भी संगठन के लिए उपयुक्त है। अधेड़ उम्र के हैं, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, यदि वो बिल्कुल युवा भी नहीं है। कार्यकर्ताओं पे उनकी पकड़ है। मैं तो उनको नहीं जानता, लेकिन भाजपा के जिन मैं कार्यकर्ताओं से बात करता हूं
वो केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हैं, उनकी मिलनसारिता की तारीफ करते हैं, और वो ये बात कहते हैं कि वो हर कार्यकर्ता में विश्वास बढ़ा देते हैं, उसको उसके अंदर अपनत्व की भावना का एहसास करा देते हैं। दूसरी बात, पिछड़े समुदाय से आते हैं, और पिछड़े समुदाय में भी गैर यादव से आते हैं। वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, संपूर्ण उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये वोट बैंक यादव समुदाय से ज्यादा बड़ा वोट बैंक है। सबसे बड़ी बात, ये वोट बैंक भाजपा के प्रति उदार रुख रखता है। आमतौर पर ये भाजपा का वोटर है। यदि कहीं पर इसका अपने समुदाय का ही कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा ये वोट भाजपा को ही मिलता है। इसलिए पिछड़े समुदाय में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की काट के रूप में केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने समाज में उनकी अपील काम करती है। ये बात पिछले कई चुनाव में देखी जा चुकी है, और वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा खतरा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो अपनी सरासू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तब अखिलेश यादव ने एक खास व्यवस्था करी, और वो खास व्यवस्था केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए करी, ताकि केशव प्रसाद मौर्य का कद भाजपा में बढ़ न जाए। अखिलेश यादव को यह आशंका थी कि यदि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ गया और केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के नेता हो गए तो पिछड़ा समुदाय पूरी तरीके से भाजपा के साथ जा सकता है। हालांकि आज भी लालू यादव और अखिलेश यादव बस नाम के ही पिछड़े समाज के नेता हैं। यदि सच्चाई पूछिए आप तो वो सिर्फ यादव समाज के नेता हैं। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यादव समाज में आज भी अखिलेश यादव और लालू यादव की अपील बहुत ज्यादा है। हालांकि वहां पर भी एक ऐसा वोट बैंक उभर रहा है जो अखिलेश यादव और लालू यादव को छोड़ रहा है और भाजपा के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, लेकिन फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी अभी सहमति नहीं बनी है। अभी 5-6 दिन पूर्व ही भाजपा के महामंत्री BL संतोष, JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नए अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष को लेकर गहरी मंत्रणा हुई। यह मंत्रणा काफी लंबे समय तक चली, लेकिन निष्कर्ष अभी तक कोई सामने नहीं आया।
तो क्या कारण है कि भाजपा में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा में कोई और ऐसा नेता नहीं है जो संगठन के स्तर पर भाजपा को एक महत्वपूर्ण दिशा दे सके? ऐसा नहीं है। सच ये है, गुटबाजी चरम पर है और ये मानना पड़ेगा, कोई स्वीकार करे या ना करे, कि कोई गुट तो ऐसा है जो भाजपा पर अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहता, चाहे भाजपा को कुछ नुकसान हो जाए। चाहे वो गुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो और चाहे वो गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हो। इन दो में से कोई चला एक, क्योंकि ये दो गुट कहे जा रहा है। अन्यथा इस बात का कोई कारण नहीं है कि इतने लंबे समय तक भी भाजपा अपना अध्यक्ष न चुन पाए। एक और बात, जेपी नड्डा इतने महत्वपूर्ण नेता नहीं है कि उनके कद का नेता ढूंढने में परेशानी हो रही हो। यदि सच पूछो, कड़वी बात है, जेपी नड्डा एक पपेट थे। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली थे और उनकी भी हैसियत शायद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा नहीं थी। तो इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि खड़गे बहुत बड़े नेता रहे हैं तो अगला नेता कम से कम उनके कद का हो। भाजपा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है, इससे भाजपा को नुकसान तो हो रहा है, छवि पर असर पड़ रहा है कि तमाम लंबी लंबी बातें करने वाली भाजपा, कार्यकर्ताओं की पार्टी होने वाली भाजपा, आखिर क्या कारण है कि एक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही? ऐसे में कई बार मजाक में ये बात उठने लगती है कि क्या अंततः नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से ही निवेदन करेंगे कि आइए, आप आइए और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन जाइए? क्योंकि एक बात तो बड़ी साफ है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी होते हैं। जब भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा हो या किसी प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, जब तक राहुल गांधी चुनाव सभा में, चुनाव प्रचार में नहीं उतरते हैं, इस बात की आशंका बनी रहती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन जिस क्षण राहुल गांधी चुनाव प्रचार में पैर रख देते हैं, उसी क्षण ये निश्चित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। राहुल गांधी अपने झूठे प्रचार से, अपनी घटिया भाषा से, अपनी मूर्खतापूर्ण बुद्धि से, दुष्प्रचार से, ओछी और घटिया हरकतों से यह सुनिश्चित कर देते हैं कि जो वोटर भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, अंततः वो भी
भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तब भी जिस तरीके का झूठा प्रचार राहुल गांधी ने किया, उससे एनडीए की जीत सुनिश्चित हो गई। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन ने अपना नेता मान लिया होता, तो शायद आज केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती। हरियाणा चुनाव में यदि राहुल गांधी ने प्रचार ना किया होता, तो भाजपा का जीतना मुश्किल था। जब चुनाव शुरू हो रहा था तो बिहार में हालात बहुत कठिन थे। नीतीश कुमार की उम्र विधानसभा में कई बार उनका व्यवहार यह आशंका पैदा कर रहा था कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर उनकी उम्र हावी हो रही है और भाजपा के पास बहुत अच्छा नेतृत्व तो नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव की बुद्धि फिरी, राहुल गांधी बिहार गए, एक फर्जी वोट चोरी का नैरेटिव बढ़ा गया। राहुल गांधी के मंच से, राहुल गांधी के कहने पर नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को अपमानित करा गया। बिहार में एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास करा गया और इस तरीके से राहुल गांधी द्वारा तेजस्वी यादव को एक 25 कुर्सी वाले गड्ढे में फेंकना सुनिश्चित कर दिया गया और राहुल गांधी द्वारा भाजपा की जीत सुनिश्चित कर दी गई। तो राहुल गांधी हैं तो भाजपा है। राहुल गांधी प्रचार करेंगे तो भाजपा की जीत की गारंटी है। ममता बनर्जी इस बात को 2014 में ही पहचान गई थी और उन्होंने 2014 की जीत पर भी कह दिया था कि राहुल गांधी हैं तो भाजपा की जीत निश्चित है। तो दोस्तों, जिस तरीके से विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, राधाकृष्ण सिंह, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, इन सब नामों पर विचार नहीं हो पा रहा, तो क्या भक्तों को ये दिन भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा 31 होकर राहुल गांधी के निवास स्थान पर पहुंच जाएं। आप हो तो भाजपा है, आप प्रचार में हो तो भाजपा की जीत की गारंटी है। इसलिए क्यों हम शिवराज सिंह चौहान को बनाएं, क्यों हम केशव प्रसाद मौर्य को बनाएं, क्यों हम सुनील बंसल को बनाएं। आओ राहुल जी, आप ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। दोस्तों, आज की चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।